चैप्टर 2 ट्रेडिंग के लालच और खतरे। 1994 में मुझे फ्यूचर मैगजीन द्वारा प्रायोजित एक ट्रेडिंग सम्मेलन में बोलने के लिए कहा गया। लंच के समय संयोग से मैं एक ट्रेडिंग के बारे में लिखने वाले संपादक के पास बैठ गया। हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि क्यों केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं जबकि दूसरे क्षेत्र में हम बहुत समृद्ध होते हैं। एक समय पर उस संपादक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस बात पर संभव व्याख्या दे सकता हूं कि लोग ट्रेडिंग में आते ही गलत मकसद से हैं। आकर्षण। मैं सोचने के लिए कुछ देर तक रुका। मैं इससे सहमत हूं कि कुछ एक कारण इस प्रकार हैं जिनसे लोग ट्रेडिंग करने को प्रेरित होते हैं। वे हैं एक्शन, उत्साह, हीरो बनने की इच्छा, वह अटेंशन जो वह ट्रेडिंग में जीत कर अपने लिए क्रिएट करता है, या फिर हारने के बाद आत्मग्लानि। ये सब हमारे लिए समस्याएं खड़ी करते हैं जो हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल सक्सेस को भंग करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आंतरिक आकर्षण कहीं ज्यादा मूलभूत और सार्वभौमिक है। ट्रेडिंग एक ऐसी क्रिया है जो हमें रचनात्मक अभिव्यक्ति की अनंत स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता जिसको हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर नकारते रहते हैं। संपादक ने मुझसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। मैंने समझाया कि ट्रेडिंग वातावरण में लगभग सभी नियम हम ही बनाते हैं। हाँ, यहाँ कुछ औपचारिकताएं जरूर हैं, जैसे आपको ट्रेडर बनने के लिए किसी न किसी एक्सचेंज का सदस्य होना चाहिए, या अगर आप एक व्यक्तिगत ट्रेडर हैं तो एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने के लिए न्यूनतम आर्थिक जरूरतों को पूरा करना होगा। लेकिन इसके अलावा एक बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करने की स्थिति में आ जाते हैं तो वे सभी संभावनाएं अनंत होती है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने संपादक को एक सेमिनार से उदाहरण दिया जो मैंने कई वर्षों पहले अटेंड किया था। किसी ने यह गणना करी थी कि यदि आप फ्यूचर बॉन्ड्स, ऑप्शन बॉन्ड्स और बाजार के कैश बॉन्ड्स को एक साथ मिला दिए तो ये 800 करोड़ से ज्यादा संभव कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब अगर आप इसमें ट्रेड करने की विभिन्न तरीके और बाजार की स्थिति को पढ़ने की टाइमिंग को भी शामिल कर दे तो ये अनंत कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। संपादक कुछ क्षण रुका और फिर उसने पूछा, लेकिन इतने अप्रतिबंधित वातावरण तक पहुंच होने के परिणाम निरंतर असफलता ही क्यों होते हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि असीमित संभावनाएं असीमित स्वतंत्रता के साथ जुड़कर ऐसी यूनिक और विशेष साइकोलॉजिकल चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ऐसी चुनौतियां जिनके साथ डील करने के लिए कुछ एक लोग ही परिपूर्ण होते हैं या इसके बारे में जागरूक होते हैं, और लोग ऐसी किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करते जिसके बारे में वे जानते ही नहीं कि ये भी एक समस्या है। स्वतंत्रता महान अनुभव होती है। हम सभी लोग इसे पाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास वे उचित साइकोलॉजिकल संसाधन भी हैं जिससे हम स्वतंत्रता को ऐसे वातावरण में चला सकें जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और जहां हमारे खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का खतरा हमेशा रहता है। लगभग सभी लोगों को मानसिक तौर पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, केवल उनको छोड़कर जिनके पास इससे संबंधित एजुकेशन बैकग्राउंड, ज्ञान और कितनी सफलता से वे इसे पाने का प्रयास करते हैं वे सब मौजूद हो। जिन एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वह ऐसे आंतरिक मानसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की वजह से होने वाले फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल नुकसान की स्थिति के बीच में संतुलन बना सके। मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर उस वक्त जब यह उससे सीधा मतभेद करता है जिस पर आप अभी विश्वास करते हैं। लेकिन हम सब के लिए जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए यह मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना और भी मुश्किल हो जाता है हमारे जीवन के शुरुआत में विकसित किए गए मानसिक प्रतिरोध की वजह से। हम सभी किसी न किसी तरह के सामाजिक वातावरण में जन्म लेते हैं। एक समाज जिसमें एक परिवार, शहर, राज्य या देश की अस्तित्व की संरचना होती है। सामाजिक संरचनाओं के नियम, बाध्यताएं, सीमाएं एक मान्यताओं का सेट होता है जो कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति के व्यवहार करने का तरीका निर्धारित करते हैं। ज्यादातर सीमाएं समाज में हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को निर्धारित करने वाली ये सामाजिक संरचनाएं समय समय पर हम पर थोप दी जाती है। यह समझना काफी आसान है कि क्यों एक समाज का स्ट्रक्चर और व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति आपस में मतभेद करती है। वे सभी लोग जो ट्रेडिंग की कला सीखना चाहते हैं वे ऐसे ही मूलभूत मतभेदों का सामना करते हैं।
मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप से यह पूछो कि स्थान, संस्कृति, सामाजिक स्थिति को छोड़कर ऐसा कौन सा गुण है जो इस ग्रह पर जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे में होता है। इसका जवाब है जिज्ञासा। हर बच्चा जिज्ञासु होता है। हर बच्चा सीखने के लिए आतुर होता है। उनको हम छोटी सी लर्निंग मशीन कह सकते हैं। जिज्ञासा की प्रकृति को जानो। सबसे मूलभूत स्तर पर यह एक बल है, और स्पष्टता से कहे तो यह एक आंतरिक बल है, जिसका अर्थ है कि किसी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। उनको अपने पर छोड़ दो, वे खुद ही अपने आसपास की चीजों के बारे में जान लेंगे। इससे ज्यादा और इस अंतः निर्देशित बल के खुद के उद्देश्य होते हैं। दूसरे अर्थ में बताए तो सब बच्चे जिज्ञासु होते हैं, पर सभी बच्चे एक ही चीज के प्रति जिज्ञासु नहीं होते। हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो हमें निर्देशित और जागरूक करता है। यहाँ तक कि नवजात भी जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं। जब वयस्क नवजात द्वारा अनुभव की जाने वाली इस यूनिक विशेष तस्वीर का सामना करते हैं तो वे आमतौर पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि बच्चे अपने मन में कुछ नहीं रखते, वही उन्हें इतना यूनिक बनाता है। बच्चों के वातावरण में क्या उन्हें आकर्षित करता है और क्या उन्हें चोट पहुंचाता है, इस पर वे किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। मैं इस अंतर्निर्देशित मार्गदर्शन को प्राकृतिक आकर्षण का बल कहता हूँ। प्राकृतिक आकर्षण वे वस्तुएं हैं जिनके प्रति हम प्राकृतिक रूप से पैशनेट इंटरेस्ट महसूस करते हैं। हमारी दुनिया बहुत बड़ी और विविधता वाली है, और यह अपने बारे में सीखने के लिए हम सबको सुनहरा अवसर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ जो कुछ भी है उन सभी के बारे में हम प्राकृतिक और पैशनेट इंटरेस्ट रखें। हमारे अंदर कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है जो नेचुरली सिलेक्टिव बनाता है। अगर आप इस बारे में सोचें तो मैं श्योर हूँ कि आप ऐसी कई सारी चीजों की लिस्ट बना लेंगे जिनमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तो यह कर सकता हूँ। आप ऐसी चीजों की लिस्ट भी बना सकते हैं जिनमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और आखिर में आप उन सभी चीजों की लिस्ट बना लेंगे जिनके बारे में आपका पैशनेट इंटरेस्ट है। बिल्कुल, लिस्ट उतनी ही छोटी होती जाती है जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। यह पैशनेट इंटरेस्ट कहाँ से आता है? मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह हमारे मन की गहराई से आता है, उस लेवल से जहाँ हमारी सच्ची पहचान है। यह पैशन हमारे अंदर उन गुणों और व्यक्तित्व के परे से आता है जो हम समाज में बड़े होने के साथ साथ सीखते हैं। खतरे। यह हमारी मन की गहराई का स्तर है जो मतभेद उपस्थित होने के भाव को रखता है। जिस सामाजिक संरचना में हमने जन्म लिया वह इन अंतर्निर्देशित जरूरतों और इंटरेस्ट के प्रति संवेदनशील हो भी सकती है और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर मानिए आपने एक बहुत प्रतियोगी एथलीट वाले परिवार में जन्म लिया है, लेकिन आप क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट्स में अपना पैशनेट इंटरेस्ट महसूस करते हैं। आप में कुछ प्राकृतिक एथलीट वाली योग्यताएं भी हो सकती है, लेकिन एथलेटिक्स इवेंट्स में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। क्या यहाँ कोई मतभेद का भाव है? एक टिपिकल फैमिली में ज्यादातर सदस्य आप पर अपने भाई बहन और माता पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए दबाव डालेंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे आपको अपनी तरह बनाने के लिए, आपकी एथलेटिक योग्यता को बढ़ाने के लिए। वे आपको दूसरा इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए डिस्करेज करेंगे। आप वही करते हैं जो वे चाहते हैं क्योंकि आप उनसे झगड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसी समय पर वो काम करना जो वे चाहते हैं वह आपको सही नहीं लगता, जबकि आपने वह सब सीखा है या आपको सिखाया गया है जो कि एक एथलीट बनने के लिए जरूरी होता है। समस्या यह है कि यह आपको वैसा नहीं लगता जैसा कि आप अपने मन से हैं। आपको परिवार वालों के नजरिए से क्या होना चाहिए, इसके लिए जो सिखाया गया है, और आप अपनी मन की गहराई से क्या बनना चाहते हैं, इस मतभेद के परिणाम कोई सामान्य नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग ऐसे परिवार और संस्कृति में बड़े होते हैं जहां उन्हें अपनी यूनिक इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट भी नहीं मिलता। इस प्रकार के सपोर्ट की कमी केवल उत्साह बढ़ाने की कमी ही नहीं, यह उन कुछ तरीकों का सीधा सीधा प्रतिबंध है जिस तरीके से हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। एक बच्चा अपनी लाइफ में पहली बार एक चीज को नोटिस करता है जिसको हम वास बोलते हैं, जो कॉफी टेबल पर रखा हुआ है। वह जिज्ञासु है, अर्थात कोई आंतरिक बल है जो उसे इस वस्तु को अनुभव करने के लिए मजबूर करता है। इसका अर्थ है कि मानो जैसे यह बल उसके दिमाग में एक वैक्यूम बना देता है जो इस वस्तु में उसके इंटरेस्ट से भरा जाएगा।
इसलिए वह उस वास पर फोकस हो जाता है और जबरदस्त इरादे के साथ पूरे लिविंग रूम को लुढ़कते हुए पार करके कॉफी टेबल के पास आ जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए टेबल के किनारों को पकड़ता है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए एक हाथ टेबल पर रखे रखता है और दूसरा हाथ उसी वक्त उस वस्तु को छूने के लिए बढ़ाता है जिसको उसने कभी अनुभव नहीं किया। उसी क्षण वह एक चीख कमरे के पार से सुनता है, उसे छूना मत। चौंक कर वह बच्चा अपने कूल्हों के बल गिर जाता है और रोने लगता है। स्पष्टतः यह एक बहुत सामान्य सी घटना है और एक ऐसी घटना जो अवॉइड करने वाली नहीं है। बच्चों को इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि वे अपने आप को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक वास जैसी चीज कितनी कीमती हो सकती है। इनफैक्ट क्या सुरक्षित है और क्या नहीं, और वस्तु की क्या कीमत है, यह एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो बच्चे को सीखना जरूरी है। यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स है जो हमारे अनुशासन और जीवन में प्रभावित तरीके से ट्रेड करने के लिए आवश्यक फोकस क्रिएट करने की हमारी योग्यता पर सीधा प्रभाव डालती है। क्या होगा जब हम जो बनना चाहते हैं उसके अवसर को मना कर दें और हमें मजबूर कर दिया जाए वो बनने के लिए जो हम बनना नहीं चाहते। यह अनुभव एक दुख उत्पन्न करता है। दुखी होना एक असंतुलन बनाता है, लेकिन इस असंतुलन में ऐसा क्या है जो संतुलन में नहीं है? किसी भी चीज के संतुलन के बाहर होने के लिए पहले उसका संतुलन में होना जरूरी है, या फिर उस स्थिति में होना जरूरी है जो वह शुरुआत में थी। वह वस्तु हमारी आंतरिक मानसिक वातावरण और बाहरी वातावरण जहां हम अपनी जीवन जीते हैं से सीधे तौर पर संबंधित है। दूसरे अर्थ में हमारी जरूरत और इच्छा हमारी मानसिक वातावरण से उत्पन्न होती है और उनकी पूर्ति बाहरी वातावरण में होती है। यदि ये दोनों वातावरण एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है, तब हम आंतरिक संतुलन में होते हैं और हम संतुष्टि और खुशी का अनुभव करते हैं। यदि ये दोनों वातावरण एक दूसरे से सामंजस्य में नहीं है, तब हम निराशा, क्रोध, हताशा का अनुभव करते हैं, जिसको कि हम इमोशनल पेन की संज्ञा देते हैं। जिसे हम चाहते हैं वे हमें नहीं मिलता, या जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं उस तरीके से हमें जीने नहीं दिया जाता, तो इससे हमें इमोशनल पेन क्यों अनुभव होता है? मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि हमारी ये जरूरतें और इच्छाएं हमारे दिमाग में एक मेंटल वैक्यूम क्रिएट कर देती है। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसकी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि यह वैक्यूम को सहन नहीं करता, और जब भी वैक्यूम उत्पन्न होता है वह इसे भर देता है। इसके बारे में कई शताब्दियों पहले फिलोसोफर स्पिनोजा ने यह जाना था कि प्रकृति वैक्यूम से घृणा करती है। आप किसी बोतल पर मुंह लगाकर उसके अंदर की सारी हवा खींच लो तो आपके होठ बोतल के मुंह से चिपक जाती है, क्योंकि आपने एक असंतुलन, एक वैक्यूम निर्मित किया है जिसका भरा जाना जरूरी है। इस अनुभव के पीछे क्या कारण है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह पहचानना की जरूरतें एक मानसिक वैक्यूम बनाती है जिसको कि यह यूनिवर्स इंस्पायरिंग थॉट से भर देगा यदि आपका दिमाग इनको ग्रहण करता है। तो इस जरूरत की पूर्ति करने में जो विचार आते हैं वे हमारी मूवमेंट और अभिव्यक्ति को इंस्पायर करते हैं। इस संबंध में मैं सोचता हूँ कि हमारा दिमाग काफी हद तक यूनिवर्स की तरह ही काम करता है। जब हम किसी जरूरत और इच्छा को पहचान लेते हैं तो हम इसको बाहरी वातावरण के अनुभवों से इसके वैक्यूम को भरने लग जाते हैं। यदि हम इस जरूरत और इच्छा की पूर्ति करने वाले अवसर को गंवा देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम परिपूर्ण नहीं है, जैसे हमारे अंदर से कुछ मिसिंग है, जो कि हमें एक असंतुलन और इमोशनल पेन की स्थिति में ला देता है। यदि एक वैक्यूम हमारे दिमाग में बन जाए तो क्या हमारा दिमाग भी वैक्यूम से घृणा करता है? किसी बच्चे से वह खिलौना छीन लो जिससे उसने खेलना बंद नहीं किया है, तो आप देखोगे कि उसको भी इमोशनल पेन होगा। यदि इस समय हम 18 साल के हैं तो हम इस पृथ्वी पर 6570 दिनों से हैं। एक बच्चा दिन में कितनी बार यह कथन सुनता है कि नहीं नहीं, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसे ऐसे नहीं कर सकते, तुमको इसको ऐसे करना होगा। अभी नहीं, जरा मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। यह नहीं किया जा सकता। तुमने कैसे मान लिया कि तुम कर सकते हो? तुम्हें यह करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। यह कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हमें अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ बड़े होने से रोका जाता है। यदि हम इन स्टेटमेंट्स को दिन में 1 या 2 बार भी सुनते हैं तो भी हमारे वयस्क होने तक ये हजारों प्रतिबंध हो जाते हैं। मैं इन अनुभवों को बोलता हूँ डिनाइड इम्पल्सेज। ऐसे इम्पल्स जो हमारी आंतरिक जरूरत पर आधारित हैं, जो कि हमारी पहचान के गहरे भाग से उत्पन्न होते हैं। इन आवेशों का क्या होता है जो कि प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं या पूरे नहीं हो पाते? क्या वे ऐसे ही हमारे दिमाग से चले जाते हैं? वे ऐसे ही जा सकते हैं यदि किसी तरह इनको दूसरों से
सामंजस्य में लाने के लिए हम कुछ करें या कोई दूसरा हमारे मानसिक वातावरण को फिर से संतुलन में लाने के लिए कुछ करे। वह क्या है जो हमारे मानसिक वातावरण को फिर से संतुलन में ला सकता है? इसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो सबसे प्राकृतिक है, विशेषकर किसी बच्चे के लिए वह है रोने लगना। रोने लगना एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे हम अपने प्रतिबंध और अपूर्ण आवेग को सामंजस्य में ला सकते हैं। वैज्ञानिक शोध में भी पाया गया है कि आंसू नेगेटिवली चार्ज आयन को शांत कर देते हैं। यदि आप इस नेचुरल कोर्स को लेना अलाउ करते हैं तो रोने से हमारे दिमाग के नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बाहर निकल जाते हैं और फिर हम फिर से मानसिक संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर समय घटनाएं हमें इस नेचुरल कोर्स को लेने की अनुमति नहीं देती, खासकर तब जबकि हम बच्चे नहीं हैं और इससे हमारे इम्पल्स शांत नहीं होते। बहुत से कारण है कि क्यों वयस्क इसको पसंद नहीं करते। जब उनके बच्चे रोते हैं और वे वह सब कुछ करते हैं जिससे उनके रोने को रोका जा सके। यहाँ कई कारण है कि क्यों वयस्क यह बताना नहीं चाहते कि क्यों बच्चों को वो नहीं करने दिया जाता जो कि वे करना चाहते हैं। यदि वयस्क बच्चों को समझाना चाहे भी तो ये जरूरी नहीं कि वे उसके असंतुलन को शांत कर पाएंगे या नहीं। क्या होता है जब ये इम्पल्स शांत नहीं होते? वे बढ़ते जाते हैं और अंत में अपने आप को एडिक्टिव और कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न में बदल देते हैं। इसका एक थंब रूल ये है कि जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि बचपन में हम इससे वंचित थे, वह चीज आसानी से वयस्क में एडिक्शन बन जाती है। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग अटेंशन पाने के एडिक्टेड होते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने लिए अटेंशन पाने के लिए लगभग कुछ भी कर सकते हैं। इसका आम कारण यह है कि उनको लगता है कि या तो उनको युवावस्था में पर्याप्त अटेंशन नहीं मिल पाई या फिर जब जब जरूरी था तब उनको अटेंशन दी नहीं गई। कुछ भी हो, बचपन में इससे वंचित होना एक अनसुलझी इमोशनल एनर्जी बन जाती है जो कि उनसे ऐसा व्यवहार कराती है जिससे वे अपने इस एडिक्शन को संतुष्ट कर सकें। इस असमंजस के बारे में हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार से यह प्रतिबंधित आवेग हमारी फोकस्ड रहने की एबिलिटी, डिसिप्लिन रहने और निरंतर ट्रेड करने को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ट्रेडिंग वातावरण में प्रभावित तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमें हमारे व्यवहार को गाइड करने वाले नियम और सीमाओं की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग का यह एक सिंपल फैक्ट है कि इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल है। ऐसा नुकसान जो हमारी सोच से भी कहीं परे हो सकता है। यहाँ बहुत सी ऐसी ट्रेड्स है जहाँ पर लॉस का खतरा अनलिमिटेड है। इस नुकसान होने की संभावना से बचने के लिए हमें विशेष मेंटल डिसिप्लिन और दृष्टिकोण के फॉर्म में एक आंतरिक स्ट्रक्चर बनाना होगा जो हमें ऐसे व्यवहार की तरफ गाइड करे जिससे कि हम अपने लिए जो बेस्ट है वैसे ही एक्ट करें। ऐसा स्ट्रक्चर हम सब में होना चाहिए क्योंकि समाज की तरह मार्केट हमें यह प्रोवाइड नहीं करवाता। मार्केट तो केवल बिहेवियर पैटर्न के रूप में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो हमें यह इंडिकेट करता है कि कब बाई और सेल करने का अवसर उत्पन्न हुआ है, और इतने से सिंपल से इंडिकेशन के साथ ही मार्केट का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक के दृष्टिकोण की तरह यहाँ कोई फॉर्मलाइज्ड रूल नहीं है हमारे बिहेवियर को गाइड करने के लिए। यहाँ कोई बिगिनिंग, मिडल और एंड भी नहीं है जैसा कि और किसी एक्टिविटीज में होती है। गहन साइकोलॉजिकल अर्थ के साथ यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है। मार्केट एक धारा की तरह है जो निरंतर गति में होता है। यह शुरू नहीं होता, रुकता नहीं है और वेट भी नहीं करता। यहाँ तक कि जब मार्केट बंद होता है तब भी प्राइस गति करते रहते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है कि किसी दिन का ओपनिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के समान ही होगा। समाज में हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो हम इस प्रकार के बाउंड्री लेस वातावरण में फंक्शन करने के लिए हमें तैयार करे। यहाँ तक कि गैम्बलिंग गेम्स में भी ऐसा बिल्ट इन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैम्बलिंग को ट्रेडिंग से बहुत भिन्न बनाते हैं और कम डेंजरस भी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ब्लैक जैक खेलने का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि हम कितना दांव या रिस्क लगाने वाले हैं। यह एक ऐसी चॉइस है जो गेम के नियम के अनुसार हमें करनी ही पड़ती है। यदि हम यह चॉइस नहीं करते तो हम खेल नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग में आपके खुद के अलावा कोई भी आपको अपना रिस्क पहले से डिसाइड करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट हमारे पास जो है वह एक लिमिटलेस एनवायरनमेंट है जहां पर किसी क्षण कुछ भी हो सकता है और केवल कंसिस्टेंट विनर ही ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिफाइन कर लेते हैं। अन्य किसी के लिए पहले से रिस्क डिफाइन करना इस सच्चाई से आपका सामना करवाता है कि प्रत्येक ट्रेड का संभावित परिणाम होता है, मतलब कि वह ट्रेड एक लूजर भी बन सकती है। चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड क्यों न हो, यह एक लूजर हो सकती है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से बचने के लिए एक कंसिस्टेंट लूजर कुछ भी कर सकता है।
किसी बाहरी स्ट्रक्चर की उपस्थित ना होने के बावजूद वह ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार के जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन और विकृत लॉजिक से संवेदनशील हो जाता है और ट्रेड ले लेता है और विश्वास करता है कि यह लूजर नहीं होगी, और यह रिस्क को पहले से डिटरमाइन करने को असंगत बना देती है। हर गैम्बलिंग गेम्स की एक विशेष शुरुआत, मिडिल और एंडिंग होती है, ऐसे सीक्वेंस पर आधारित जो कि गेम के परिणाम को निर्धारित करती हैं। एक बार आपने पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड कर लिया तो आप इस दौरान अपना माइंड बदल नहीं सकते। लेकिन ऐसा ट्रेडिंग के लिए सत्य नहीं है। ट्रेडिंग में प्राइस लगातार गति में होते हैं। जब तक आप डिसाइड नहीं करते तब तक कोई ट्रेड शुरू नहीं होती, और यह तब तक ही चलती है जब तक कि आप इसे चलाना चाहते हैं, और यह तब तक खत्म भी नहीं होती जब तक कि आप इसे खत्म करना ना चाहें। आपने क्या प्लान किया है और क्या करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपका माइंड चेंज कर सकता है, मतलब कि आपसे ऐसा व्यवहार करवा सकता है जो कि अनियमित और अनैच्छिक हो। गैम्बलिंग की फॉर्मल एंडिंग होती है, इसलिए वे पार्टिसिपेंट को एक लूजर बने रहने के लिए फोर्स कर सकते हैं। यदि आप एक लूजिंग स्ट्रीक पर हैं तो आप जागरूक मन से और ज्यादा लूज करने का डिसीजन लिए बिना और ज्यादा लूज नहीं कर सकते। किसी भी गेम का अंत दूसरे गेम की शुरुआत होती है, तो आपको नए गेम पर पैसे लगाने के लिए स्वयं को अपने वॉलेट में हाथ डालकर पैसे के बदले चिप्स लेकर टेबल पर रखने होंगे। ट्रेडिंग की ऐसी फॉर्मल एंडिंग नहीं होती। मार्केट आपको किसी भी ट्रेड से बाहर नहीं करता। आप तब तक लूजर बनते रहते हैं जब तक आप ऐसा एप्रोप्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर नहीं रखते जो कि आपको किसी भी ट्रेड को अपने फायदे के हिसाब से खत्म करने के लिए नहीं बताता। इसका मतलब यह है कि जब आप एक लूजिंग ट्रेड में हो तो आपको और ज्यादा लॉस करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपको मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस स्थिति को इग्नोर कर सकते हो और मार्केट आपसे वह सब कुछ छीन लेगा जो आपका है, और उससे भी कहीं ज्यादा। ट्रेडिंग के कई विरोधाभासों में से एक यह है कि यह आपको एक ही समय पर गिफ्ट और श्राप दोनों एक साथ देता है। गिफ्ट ये है कि जीवन में शायद पहली बार वह सब कुछ हमारे कंट्रोल में है जो हम करते हैं, और श्राप ये है कि यहाँ कोई नियम और सीमा नहीं है हमारे व्यवहार को गाइड करने के लिए। ट्रेडिंग वातावरण के असीमित गुण ये मांग करते हैं कि हम एक स्तर के संयम और सेल्फ कंट्रोल के साथ एक्ट करें। यदि आप निरंतर सफल होना चाहते हैं तो वह संरचना जो हमारे व्यवहार को गाइड करे वह हमारे दिमाग में हमारी स्वतंत्र इच्छा के साथ उत्पन्न होनी चाहिए, और यहीं पर कई समस्याएं शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम 1, रूल बनाने की इच्छा। मैं आज तक ट्रेडिंग में ऐसे एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिसने रूल बनाने के विचार का प्रतिरोध ना किया हो। यह प्रतिरोध हमेशा कुल्लम कुल्ला नहीं होता, इसके विपरीत यह बहुत सूक्ष्म होता है। हम एक तरफ इस बात से एग्री करते हैं कि रूल्स बनाना सही है, लेकिन वो सब नहीं करना चाहते जो करने के लिए हमें कहा जाता है। यह प्रतिरोध बहुत गंभीर हो सकता है, और इसमें एक लॉजिकल सोर्स है। हमारे दिमाग के ज्यादातर स्ट्रक्चर हमें हमारे बड़े होने के साथ साथ दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे दिमाग में स्थापित किए जाते हैं, हमारे दिमाग की उपज नहीं होते। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। मेंटल स्ट्रक्चर स्थापित करने की प्रोसेस में हमारे कई सारे इम्पल्स जिनको हम अनुभव करना चाहते हैं, जिनसे हम हमारे अस्तित्व के बारे में डायरेक्ट अनुभव करना चाहते हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इन प्रतिबंधित इम्पल्सिस में से कई सारे कभी शांत नहीं होते और हमारे हताशा, गुस्से, निराशा, गिल्ट और हेट्रेड में उपस्थित होते हैं। इन नेगेटिव फीलिंग्स का संचय हर उस चीज का प्रतिरोध करने के लिए हमारे दिमाग को फोर्स करती है जो हमारे कुछ करने और कब करने की स्वतंत्रता को मना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित होने का पहला कारण है क्रिएटिव एक्सप्रेशन की अनलिमिटेड फ्रीडम, और यही सेम रीजन है जिसके कारण हम हमारे व्यवहार को गाइड करने वाले रूल्स और बाउंड्रीज बनाने का प्रतिरोध करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम एक आदर्श समाज में हैं जहां हमें कंप्लीट फ्रीडम है, और फिर वहां कोई हमारे कंधे पर थपथपाकर कहता है कि हे, तुम्हें नियम बनाने होंगे, और इतना ही नहीं, उनका पालन करने के लिए डिसिप्लिन भी रखना होगा। नियम बनाने की आवश्यकता हमें सार्थक लगती है, लेकिन इन्हीं नियमों को बनाने के लिए मोटिवेशन जुटाना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब हम अपने जीवन के ज्यादातर समय नियमों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर हमारे प्रतिरोधों के स्रोत को तोड़कर ऐसे ट्रेडिंग शासन को स्थापित करना और उसका पालन करना बहुत पीड़ादायक होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड हो, कंसिस्टेंट हो और मनी मैनेजमेंट की गाइडलाइन को भी रिफ्लेक्ट करता हो। अब मैं यह नहीं कहता कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपने पास्ट के सारे फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट को साथ करना होगा, क्योंकि यह हो नहीं सकता और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसे कई ट्रेडर से मिला हूँ जिन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के उद्देश्य को पा लिया है और अपने पीछे के प्रतिबंधित इम्पल्स को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए
कि इस प्रकार के मेंटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना सारा प्रयास और फोकस लगता है, जिससे कि हम सफल ट्रेडर बनने की स्किल सीखने में प्रतिबंधित आवेगों के नेगेटिव इफेक्ट की क्षतिपूर्ति कर सकें। प्रॉब्लम 2, जिम्मेदारी लेने में असफल होना। ट्रेडिंग को तत्काल परिणाम वाली पवित्र और बाहर रहित व्यक्तिगत चॉइस के रूप में जाना जा सकता है। याद रखो कि जब तक हम शुरू करने का डिसाइड नहीं करते तब तक कुछ भी शुरू नहीं होता। यह तब तक ही चलता है जब तक हम चाहें, और तब तक खत्म भी नहीं होता जब तक हम ना चाहें। ये सब शुरुआत, मध्य और अंत उपलब्ध सूचनाओं के इंटरप्रेट करने और इन इंटरप्रेटेशन पर हम किस तरह एक्ट करते हैं इसी के परिणाम है। हम चॉइस बनाने की स्वतंत्रता की चाह कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके परिणामों की भी जिम्मेदारी लेने की इच्छा भी रखते हैं। जो ट्रेडर अपने इंटरप्रिटेशन और एक्शन के परिणामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते, वे अपने आप को एक दुविधा में पाते हैं। किस प्रकार से कोई व्यक्ति एक ऐसी एक्टिविटी में भाग ले सकता है जो उसे कंप्लीट फ्रीडम देता है और उसी समय पर जिम्मेदारी लेने को नकार देता है, यदि उसकी चॉइस के परिणाम अनएक्सपेक्टेड हो या उसकी पसंद के अनुसार न हो। ट्रेडिंग की हार्ड रियलिटी यह है कि यदि आप कंसिस्टेंसी पाना चाहते हैं तो आपको इस आधार पर शुरू करना होगा कि चाहे कुछ भी परिणाम हो, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। इस स्तर की जिम्मेदारी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही कुछ लोग ग्रहण कर पाते हैं। जिम्मेदारी लेने को अवॉइड करना ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल को ग्रहण करना है जिसके सभी इरादे और उद्देश्य रैंडम है। रैंडम ट्रेडिंग को मैं कमजोर प्लान की गई या बिल्कुल भी प्लान ना की गई ट्रेड्स कहता हूँ। यह एक अव्यवस्थित अप्रोच है जिसमें आप मार्केट वेरिएबल्स के अनलिमिटेड सेट्स को लेके चलते हैं और आपको पता ही नहीं कि कंसिस्टेंट तरीके से क्या काम करता है और क्या नहीं। रेंडमनेस बिना जिम्मेदारी वाली अनस्ट्रक्चर्ड फ्रीडम है। जब हम सुनियोजित प्लान के बिना ट्रेड लेते हैं अनगिनत वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर, तो जब ट्रेड हमारी इच्छा अनुसार चल जाती है तब तो क्रेडिट लेना बहुत आसान है। उसी समय पर यदि ट्रेड हमारी इच्छा अनुसार नहीं जाती तब जिम्मेदारी को नकार देना भी बहुत आसान है। यदि बाजार का व्यवहार सच में रैंडम है तो कंसिस्टेंसी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। यदि जब कंसिस्टेंट बनना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा तो हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही नहीं है। इस लॉजिक के साथ समस्या यह है कि बाजार के साथ हमारे डायरेक्ट अनुभव हमें कुछ और ही बताते हैं। एक से ही व्यवहार पैटर्न अपने आप को बार बार दोहराते हैं, जबकि प्रत्येक पैटर्न के परिणाम रैंडम होते हैं और पैटर्न्स की सीरीज के परिणाम कंसिस्टेंट होते हैं। यह एक पैराडॉक्स है, लेकिन ऐसा पैराडॉक्स जिसे आसानी से अनुशासित, व्यवस्थित और कंसिस्टेंसी अप्रोच के साथ सुलझाया जा सकता है। मैंने ऐसे अनगिनत ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो घंटों तक मार्केट एनालिसिस और अगले दिन की ट्रेड प्लान करके ट्रेड लेने के बजाय कुछ और ही करते हैं। जो ट्रेड्स वे लेते हैं वे किसी दोस्त के आइडिया से या ब्रोकर की टिप्स से लेते हैं। मुझे शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि जिन ट्रेड्स को उन्होंने सच में प्लान किया था पर उस पर एक्ट नहीं किया, वे कभी कभी दिन की बड़ी विनर बन जाती थी। यह एक अनस्ट्रक्चर्ड और रैंडम ट्रेडिंग का क्लासिक एग्जांपल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जब हम हमारे खुद के आइडिया पर काम करते हैं तब हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को काम पर लगाते हैं और हम इसका इंस्टेंट फीडबैक पा लेते हैं कि हमारे आइडियाज ने कितने अच्छे से काम किया। किसी असंतुष्टि वाले परिणाम को युक्ति संगत करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ जब हम एक अनप्लान्ड रैंडम ट्रेड में एंटर कर जाते हैं तो दोस्त पर या ब्रोकर को बैड आइडियाज के लिए उन पर जिम्मेदारी डालना बहुत आसान होता है। ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में यहाँ ऐसा कुछ है जो स्ट्रक्चर क्रिएट करके जिम्मेदारी लेने से ज्यादा रेंडमली ट्रेड लेने के पक्ष में जाना आसान बनाती है। यह चीज यह फैक्ट है कि कोई भी ट्रेड बड़ी विनर या बहुत बड़ी विनर बनने का पोटेंशियल रखती है। यह बड़ी विनिंग ट्रेड आपके पास आ सकती है, चाहे आप एक ग्रेट एनालिस्ट हो या ना हो, चाहे आप जिम्मेदारी ले या ना ले। कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए जो जरूरी डिसिप्लिन अप्रोच है वह बनाने के लिए बहुत प्रयास लगता है, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि अनडिसिप्लिन्ड रैंडम अप्रोच से ट्रेडिंग करने के लिए इसको अवॉइड करना बहुत आसान है। प्रॉब्लम 3, रैंडम रिवॉर्ड के प्रति एडिक्शन। बंदरों पर रैंडम रिवॉर्ड्स के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर कई स्टडीज की गई है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बंदर को एक टास्क करने के लिए टीच कर दो और जब वह टास्क हो जाए तो लगातार रिवॉर्ड देते रहो, तो बंदर जल्दी से सीख जाता है कि इस प्रयास के साथ यह विशेष आउटकम जुड़ा हुआ है। यदि वह टास्क करने की एवज में बंदर को वह रिवॉर्ड देना बंद कर दो तो कुछ ही समय में बंदर वह टास्क करना बंद कर देगा। वह ऐसे काम पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा जिसके बारे में वह सीख चुका है कि इसके लिए उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यदि आप बंदर को निरंतर रिवॉर्ड देने के बजाय रेंडमली शेड्यूल से रिवॉर्ड देना शुरू कर दो
तो बंदर का रिवॉर्ड के प्रति जवाब कुछ अलग होगा। इसमें जब आप बंदर को रिवॉर्ड देना बंद कर दोगे तब बंदर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह पता लगा सके कि उसे अब कभी रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। पास्ट में उसे हर बार रिवॉर्ड मिलता रहा है, रिवॉर्ड सरप्राइज के रूप में आया है। इसके परिणाम स्वरूप बंदर के नजरिए से इस टास्क को करना क्विट कर देने के कोई कारण नहीं है। जब उसे रिवॉर्ड ना मिले तब भी वह टास्क को करना जारी रखेगा। मैं निश्चित नहीं हूँ कि क्यों हम लोग रैंडम रिवॉर्ड के एडिक्टेड होने के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि मुझे गेस करना हो तो मैं कहूंगा कि शायद उस वक्त हमारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होता है जब हम अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइज को अनुभव करते हैं। यदि हमें रैंडम रिवॉर्ड मिले तो हम ये पक्के तौर पर कभी नहीं जान पाते कि क्या और कब हम इसे प्राप्त कर जाएंगे। सरप्राइज पाने की वंडरफुल फीलिंग को अनुभव करने के लिए एनर्जी लगाना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो यह बहुत ही एडिक्टिंग होता है। दूसरी तरफ जब हम किसी आउटकम की आशा करें और वह ना मिले तो हम निराश और बुरा फील करते हैं। यदि यह हम दोबारा करें और फिर से निराशाजनक आउटकम मिले तो हम ऐसा काम नहीं करते जिससे कि हमें इमोशनल पेन मिले। एडिक्शन के साथ समस्या यह है कि हमें यह चॉइसलेस होने की स्थिति में छोड़ देता है। चाहे किसी भी स्तर का एडिक्शन हमारे माइंड पर हो, उतने ही स्तर का फोकस और एफर्ट हम उस एडिक्शन के उद्देश्य को पूरा करने में लगा देते हैं। दूसरी जरूरतों को पूरा करने वाली और संभावनाओं को हम या तो इग्नोर कर देते हैं या नकार देते हैं। इस एडिक्शन को संतुष्ट करने के अलावा दूसरे तरीके से एक्ट करने में हम अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। रैंडम रिवॉर्ड के प्रति एडिक्शन ट्रेडर के लिए विशेष समस्या है क्योंकि यह भी एक प्रकार का मेंटल स्ट्रक्चर बनाने का प्रतिरोध ही है। प्रॉब्लम 4, बाहरी वर्सेज आंतरिक कंट्रोल। हमारा पालन पोषण हमें सामाजिक वातावरण में फंक्शन करने के लिए प्रोग्राम्ड किया गया है, जिसका अर्थ है कि हमें अपनी सामाजिक जरूरतें, चाहे और इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ निश्चित थिंकिंग स्ट्रेटजीज को ग्रहण किया है। हमने अपनी इच्छाओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होना केवल सीखा ही नहीं है, बल्कि हम दूसरों पर डिपेंड हुए बिना अपनी इच्छाओं, जरूरतों को पूरा कर भी नहीं सकते। लेकिन इस प्रोसेस में हमने कई ऐसी सामाजिक कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स को ग्रहण कर लिया है जिससे हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति भी जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। मार्केट समाज की तरह ही लगता है क्योंकि इसमें भी कई सारे लोग इन्वॉल्व है, लेकिन वे सच में नहीं है। यदि आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में हम अपनी बेसिक जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना सीख जाते हैं तो बाजार एक साइकोलॉजिकल जंगल की तरह हो जाएगा जहां प्रत्येक आदमी और औरत अपने खुद के लिए ही है। मार्केट हमारे लिए कुछ करे इसके लिए हम इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, बल्कि मार्केट को मैनिपुलेट और कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। अब यदि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इफेक्टिव बन भी जाएं, तो हम ट्रेडर के तौर पर अचानक पाते हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मार्केट उसकी कोई केयर या उसके प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। तब हम पर क्या बीतती है? आप सही हैं यदि आपने कहा है कि यह बिना पगडंडी की सकड़ी खाई जैसा है। बहुत सारे सफल लोगों के ट्रेडिंग में बुरी तरीके से फेल होने का एक मुख्य कारण यह है कि उनकी सफलता उनके द्वारा समाज को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की उनकी योग्यता पर आंशिक रूप से आरोपित होती है। कहीं न कहीं हम सभी लोग हमारी आंतरिक वातावरण के ऊपर बाहरी वातावरण लागू करने की टेक्निक सीख जाते हैं। समस्या यह है कि इनमें से कोई भी टेक्निक मार्केट पर लागू नहीं होती। बाजार किसी भी कंट्रोल और मैनिपुलेशन के अधीन नहीं है जब तक कि आप कोई बहुत बड़े ट्रेडर ना हो। हम बाजार के बारे में अपनी धारणा और सूचना के इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने व्यवहार को कर सकते हैं। आसपास की चीजों को कंट्रोल करने के बजाय हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और तब हमें मानसिक संरचना और अधिकांश उद्देशिक दृष्टिकोण से सूचना ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि हम हमेशा वैसे ही एक्ट करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग चैप्टर 2 ऑफ ट्रेडिंग इन द जोन। Subscribe to our channel for upcoming chapters.